बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम आमिना है। मेरी उम्र 18 साल है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। मेरी माँ पिछले 1 साल से बहुत बीमार थी। मेरे अब्बा मेरी माँ का ठीक से इलाज नहीं करवा रहे थे। शायद अब्बा के पास इलाज के पैसे नहीं थे क्योंकि वो एक छोटी सी नौकरी करते थे और मेरी माँ के इलाज पर बहुत पैसा लग रहा था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई। मैं उस दिन बहुत रोई थी। मुझे अपनी माँ से बहुत मोहब्बत थी। मैं अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकी थी। मेरी माँ को मरे हुए अभी 10 दिन ही गुजरे थे कि एक रोज शाम को जब अब्बा घर आए तो मुझे कहने लगे कि बेटी आमना, मैंने तुम्हारी शादी एक लड़के से तय कर दी है। 2 दिन बाद तुम्हारा निकाह है। लड़के वाले सादगी से शादी करना चाहते हैं। इन्हें जहेज की कोई लालच नहीं, बस तुम तैयार रहना। 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है। अब्बा की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरी माँ की कब्र की मिट्टी अभी गीली थी कि अब्बा ने मेरी शादी तय कर दी थी। जब मैंने इस शादी से इनकार किया तो अब्बा मुझ पर गुस्सा करने लगे और बोले, ये मेरा आखिरी फैसला है। अब्बा की बात पर मैं चुप हो गई। सारी रात में माँ को याद करके बहुत रोई। माँ के मरने के बाद अब्बा यकदम से बदल गए थे। खैर 2 दिन बाद मैं तैयार होकर शाम के वक्त अपने कमरे में बैठी थी। मुझे कमरे में बैठी थोड़ी ही देर गुजरी थी जब एक खूबसूरत और जवान सी औरत मेरे कमरे में चली आई और मेरे पास बैठ गई। मैं उसे नहीं जानती थी लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार से बात कर रही थी। कुछ ही देर में वो 2-4 लोग निकाह पढ़ाने के लिए कमरे में आए और मैंने बगैर किसी जज्बात के कबूल है कहकर एक शख्स को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया जिसके बारे में मुझे कुछ भी इल्म नहीं था। मेरी अब तक की जिंदगी बहुत ही उतार चढ़ाव का शिकार रही थी, इसीलिए मुझे अपनी आने वाली जिंदगी से भी कोई खास उम्मीद नहीं थी। इतना जरूर था कि जीवन साथी मिल जाने से मेरी तन्हाई खत्म हो जानी थी। निकाह के बाद अब्बा मेरे पास कमरे में आया और मेरे सर पर हाथ रखकर दुआ देने लगा। अब्बा का ये रवैया देखकर मैं कुछ हैरान रह गई। ऐसा पहली बार हुआ था कि अब्बे के लहजे में मेरे लिए नरमी थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। आज मुझे अपनी माँ की कमी बहुत शिद्दत से महसूस हो रही थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। मेरी माँ ने सारी जिंदगी बहुत सब्र से काम लिया था। मेरे अब्बा का गुस्सा इतना तेज था कि वो छोटी से छोटी बात पर ही अम्मा पर हाथ उठाने लगते थे। अम्मा के लिए इस तरह की जिंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन वो मेरी खातिर सब कुछ बर्दाश्त करती रही और आज अब्बा का ये नरम रवैया मेरे लिए बिल्कुल हैरान कुन था। और इस रवैये के पीछे छुपी वजह मुझे बाद में मालूम हुई तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं अभी अब्बा को देख ही रही थी कि अब्बा के पीछे कमरे में एक बच्चा दाखिल हुआ तो अब्बा ने उसे मेरे बराबर बिठा दिया और वो जवान औरत जो मेरे पास ही बैठी थी मेरी और उस बच्चे की बलाएं उतारने लगी और हम दोनों को दुआएं देने लगी। मैं हैरत से कभी उस बच्चे को देखती तो कभी उस औरत को। वो बच्चा कोई 10 साल की उम्र का था और बहुत ही मासूम सा प्यारा सा बच्चा था। अब्बा ने मेरे चेहरे पर आने वाले तासुरात को महसूस कर लिया था और उसके बाद उन्होंने मुझसे ऐसी बात कही कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। अब्बा ने बताया कि ये औरत मेरी सास है। मैं उसे देखकर हैरान रह गई क्योंकि मैं बहुत ही खूबसूरत और जवान, मगर वो औरत मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत और कम उम्र लग रही थी। और फिर अब्बा ने मेरे बराबर बैठे हुए बच्चे से मेरा तारुफ करवाया कि वो मेरा शौहर इलियास है। शौहर के नाम पर तो मैं पूरी तरह कांप गई। ये 10 साल का बच्चा मेरा शौहर कैसे हो सकता था? मेरी आंखें हैरत से फैल गई। मैं सदमे से अब्बे की तरफ देखने लगी और अब्बा ऐसे खड़े थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो कहने लगे, आज से मेरा दामाद और उसकी माँ भी हमारे घर में ही मेरे साथ रहेंगे और तुम इलियास की बीवी हो, इसलिए इसका ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो अपनी बात सुनाकर कमरे से निकल गए और इलियास की माँ भी हम दोनों को छोड़कर बाहर चली गई। मैं अभी तक इसी सदमे के जेरे असर थी और मैं हैरत से अपने बराबर बैठे इस बच्चे को देख रही थी जो मुझसे पूरे 8 साल छोटा था। वो बच्चा खुद भी बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था। शायद उसका हाल भी मेरे जैसा ही था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस छोटे बच्चे से क्या बात करूं, क्या पूछूं। न जाने इसे कुछ मालूम भी था या नहीं। बहुत हिम्मत करके मैंने उसे पूछा कि वो कौन है और मेरे अब्बा उसे कहाँ से लाए हैं, लेकिन वो बेचारा तो खुद इतना डरा हुआ था कि उसने मेरी किसी बात का जवाब न दिया बल्कि रोने लग गया। शादी को लेकर तो मेरे पहले भी कोई अरमान नहीं थे, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पूरी जिंदगी किसी अंधेरे में डूब गई हो। मैंने कपड़े तब्दील कर लिए थे और मैं दोबारा पुराने वाले हुलिये में आ गई। मैं जानती थी कि मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा। इलियास डरा सहमा सा एक कोने में बैठा था। मुझे उस मासूम बच्चे पर रहम आने लगा। मैंने उसे कहा कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। खेल कूद की उम्र में उस बेचारे की मुझसे शादी करवा दी गई थी।
जबकि वो शायद शादी के नाम से भी पूरी तरह वाकिफ न था। जिम्मेदारियां तो उठाना दूर की बात थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब्बा ने इन लोगों को क्यों घर में जगह दी है, और अब्बा इतने रहमदिल कैसे हो गए हैं कि वो गैर लोगों को हमारे घर में रखने के लिए राजी है। अब्बा की सख्त मिजाजी और बद इखलाकी तो सारे जमाने में मशहूर थी। मोहल्लेदार भी जल्द अब्बा से कोई बात नहीं करते थे। मेरी सास एक अच्छी औरत थी, वो मुझसे बहुत मोहब्बत से पेश आती। घर का सारा काम काज मैं पहले की तरह अब भी कर रही थी, बल्कि अब तो मेरी जिम्मेदारियों में इजाफा हो गया था। मेरी सास की रोज नई नई फरमाइशों की वजह से मेरा सारा वक्त बावर्ची खाने में निकल जाता। इलियास भी स्कूल जाने लगा था। मैं उसे तैयार करके स्कूल भेजने लगी थी और वो बहुत ही मासूम सा था और बिल्कुल खामोश रहता था। मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करने लगी, क्योंकि जो कुछ भी था बस इस सब में कोई गलती उसकी नहीं थी। मैं अभी तक उस शादी की वजह से अनजान थी। कभी कभी दिल चाहता कि अब्बा से पूछूं उन्होंने मुझ पर इतना जुल्म क्यों किया है, लेकिन हमेशा की तरह मैं डर जाती और खामोश हो जाती। एक दो दफा अपनी सास से भी पूछा कि उन्होंने अपने इतने कम उम्र बेटे की शादी मुझसे क्यों की है, लेकिन वो हमेशा मुस्कुराकर बात टाल जाती थी और कहती कि इलियास को सहारे की जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने इसकी शादी करवा दी है। मेरी सास ने मुझे बताया कि इलियास के वालिद का कुछ अरसे पहले ही इंतकाल हुआ है। उसके बाद वो और इलियास दोनों ही बेसहारा हो गए थे, इसलिए उन्होंने इलियास की शादी मुझसे करवा दी है ताकि इन्हें सहारा मिल जाए और इलियास को मेरे बाप का साया भी मिल जाए। उनकी हजार दलीलों के बावजूद भी मैं इस बात पर कायल ना हो सकी कि मेरा और इलियास का निकाह करवाना जरूरी था क्या। बहुत सुस्त रफ्तारी से दिन गुजर रहे थे और मेरा दिल बहुत ही ज्यादा बोझल हो गया था। मैं किसी मशीन की तरह सारा दिन घर के काम करती और इलियास की पढ़ाई का ध्यान रखती। धीरे धीरे वो भी मुझसे पूरी तरह मानूस हो गया था। मेरे और इलियास के बीच मियाँ बीवी जैसा कोई ताल्लुक नहीं था। वो मेरे लिए एक छोटा सा बच्चा था और मैं उसे अपने साथ साथ रखती। मैं चाहती थी कि मैं उसकी अच्छी तरबियत करूं और फिर वो हमारे रिश्ते को लेकर खुद ही फैसला करे। मेरी जिंदगी में पहली दफा तो कोई ऐसा शामिल हुआ था कि जिससे मैं हर बात कह सकती थी। मेरे और इलियास के दरमियान कोई झिझक बाकी नहीं रही थी। मैं उसे आराम से अपने दिल की बातें कर और वो मुझे सब कुछ बताने लगा था। वो सारा दिन स्कूल से आने के बाद मेरे साथ साथ वक्त गुजारता और उसका रवैया मेरे साथ बहुत ही अच्छा था, जबकि मेरी सास ज्यादातर मेरे अब्बा के साथ बातचीत करती या फिर अपने कमरे में ही रहती। इलियास से तो जैसे उन्हें कोई सरोकार ही नहीं था। इलियास की माँ बहुत ही कम उम्र जवान थी और उसकी अदाएं देखने के लायक थी। कभी कभी तो मैं सोचती थी कि मेरी सास की दूसरी शादी बहुत आसानी से हो सकती थी, फिर वो अपने बेटे की शादी क्यों रचा कर बैठ गई हैं। इलियास ने मुझे जज्बाती तौर पर बहुत सहारा दिया और मेरा अकेलापन दूर कर दिया था। मेरे और अब्बा के दरमियान पहले की तरह अब भी एक दवार हाइल थी और हम एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते थे। मेरी और इलियास की शादी के बाद से हमारे घर के हालात काफी बदल गए थे। इलियास की माँ और मेरा बाप काफी पैसा खर्च करने लगे थे। कभी कभी मैं सोचती कि शायद मेरी सास एक अमीर औरत है, इसीलिए मेरे बाप ने उसके बेटे से मेरी शादी करवाई है, लेकिन ये सब मेरे अंदाजे ही थे। मैं पूरी तरह हकीकत से नावाकिफ थी। एक रात मैं इलियास को पढ़ा रही थी कि अचानक वो मुझे पहली बार अपने बारे में खुद बताने लगा। वो बहुत कम बात करता था और हम दोनों ज्यादातर आम सी बातें करते थे। वो बता रहा था कि उसके वालिद का इंतकाल एक कार एक्सीडेंट में हो गया था। वो अपने वालिद से बहुत मोहब्बत करता था, जिसकी वजह से वो जहनी तौर पर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था और उसकी माँ भी उसके वालिद के इंतकाल का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और कुछ ही अरसे के बाद वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गई और इलियास की खाला ने की जिम्मेदारी उठा ली। इलियास की इस बात पर मैं चौंक गई थी। मेरी सास इलियास की सगी माँ नहीं बल्कि उसकी खाला थी। लेकिन उसके बाद वो इलियास से जान छुड़वाने के तरीके सोचने लगी, क्योंकि इलियास की वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। इलियास को साथ रखना उसके लिए एक मजबूरी थी, क्योंकि इलियास बहुत ज्यादा दौलत का मालिक था और उसके वालिद की वसीयत के मुताबिक इलियास को सारी दौलत शादी के बाद ही मिलनी थी। इलियास की खाला किसी भी तरह उसकी शादी करवाना चाहती थी ताकि सारी जायदाद इलियास के नाम मुंतकिल हो जाए और उसकी खाला उसकी कम उम्री का फायदा उठाते हुए सारी जायदाद हथिया ले। खाला ने इलियास को सख्ती से मना किया था कि वो किसी को भी ये बात नहीं बताएगा कि वो उसकी माँ नहीं बल्कि खाला है। इलियास की खाला मेरे अब्बा को काफी पहले से जानती थी और उसने मेरे अब्बा से कहा कि अगर वो मेरी शादी इलियास से करवा देंगे तो वो उसकी दौलत पर दोनों मिलकर कब्जा कर लें। वो बता रहा था कि शादी के बाद उसकी खाला ने उससे कुछ कागजात पर दस्तखत करवाए थे। यकीनन वो इसकी सारी दौलत अपने नाम करवा चुकी थी। उसकी बातों ने तो मेरे कदमों तले से जमीन खींच ली। मेरा बाप और इलियास की खाला ने मिलकर एक मासूम से बच्चे की जायदाद को हड़पने के लिए हम दोनों की जिंदगियों को आग में झोंक दिया। एक 10 साल के बच्चे की शादी एक 18 साल की लड़की से करवा दी।
इलियास की बात सुनकर मेरा दिमाग घूम गया और उसी वक्त मैं उस खाला के कमरे में चली ताकि उनसे पूछूं उन्होंने ऐसा क्यों किया। अगर वो इलियास को माँ बनकर पालती तो इलियास उनकी हर बात मानता, उनके लिए सब कुछ करता। मुझे इलियास की खाला पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बहुत ही खुद गर्ज और लालची औरत थी, लेकिन खाला के कमरे में पहुंचकर तो मेरी जान निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे ये सब कुछ देखने को मिलेगा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोलकर अंदर गई तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि मेरा बाप आधी रात के वक्त इलियास की खाला के कमरे में क्या कर रहा था। मुझे देखकर मेरा बाप गुस्से से कहने लगा, आधी रात को तुम कैसे इस तरह हमारे कमरे में घुसी चली आ रही हो। आज तो मुझे अपने बाप की इस हरकत पर इतना गुस्सा आया कि मुझे उससे खौफ भी महसूस नहीं हो रहा था। मैंने अपने बाप से कहा कि मैं आपके कमरे में नहीं, इलियास की खाला के कमरे में आई हूँ। मैं तो उनसे इलियास के हवाले से सवाल करने आई थी, लेकिन यहाँ आकर तो मुझे लग रहा है कि मैं अब तक पूरे तरह अंधेरे में थी। आप एक ऐसी औरत के साथ कैसे रात गुजार सकते हैं जो आपके लिए गैर है। मेरे बाप ने मुझे अपने गुस्से से डराना चाहा, लेकिन आज मुझे कोई डर नहीं था। अपनी माँ की जगह पर इलियास की खाला को देखकर मेरे अंदर आग जल उठी। इलियास की खाला कहने लगी, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, तुम सुकून से बैठ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बस समझाती हूँ। मैंने खाला से कहा कि मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, मुझे सब कुछ इलियास ने खुद बता दिया है और बाकी का सच मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। मैंने आज तक अपने बाप से इस अंदाज से बात नहीं की थी। आज पहली बार मेरा गुस्सा देखकर वो बिल्कुल ठंडे हो गए। इलियास भी मेरे पीछे ही चला आया। इलियास की खाला कहने लगी कि इन्होंने मेरे बाप से निकाह किया है, वो कोई गलत काम नहीं कर रही। ये सुनकर तो मैं हैरान हो गई कि मेरे बाप ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों। अगर उन्होंने खाला से शादी कर ही ली थी तो मुझसे क्यों ये बात छुपाई। खाला कहने लगी कि इलियास के बाप ने सारी जायदाद उसके नाम छोड़ी और मेरी माँ ने मरते हुए ये घर जिसमें हम रह रहे हैं मेरे नाम कर दिया था, क्योंकि ये घर मेरी माँ को अपनी शादी में मिला था। मेरे बाप के हालात अच्छे नहीं थे और इलियास की खाला भी सारी जिंदगी इलियास की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती। इसलिए इन दोनों ने मिलकर सोचा क्यों ना हमारी शादी करके ये सारी जायदाद अपने नाम करवा ली जाए। मेरे बाप को लगता था कि अगर मुझे इनकी दूसरी शादी का पता चल गया तो मैं इनके खिलाफ हो जाऊंगी। इसीलिए उन्होंने मुझसे अपनी शादी का सच छुपाया और वो दोनों अपने मकसद में कामयाब भी हो गए थे। मैं इलियास की पूरी जिम्मेदारी उठा चुकी। अब कभी इलियास की जायदाद खाला के नाम हो चुकी थी और ये घर भी अब कभी मेरे बाप के हाथ से ना जाता, क्योंकि वो मुझे हमेशा इसी घर में अपने साथ रखते। उन दोनों का मंसूबा पूरी तरह कामयाब रहा था। उन दोनों को लगा था कि मैं ये सच्चाई कभी नहीं जान पाऊंगी, लेकिन इलियास जिसे बच्चा समझकर उसकी खाला ने हर बात उसके सामने ही कही थी, वो मुझसे इस कदर मानूस हो गया था कि उसने मुझे सारी हकीकत बता दी। इलियास उम्र में 10 साल का था, लेकिन हालात ने उसे अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ा बना दिया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एक घर और कुछ जायदाद की खातिर मेरा बाप मेरी पूरी जिंदगी को एक छोटे से बच्चे के साथ जोड़ देगा। मैंने इलियास की खाला से कहा कि वो इलियास की सारी जायदाद वापस उसके नाम कर दे, वरना वो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दे। खाला मुझे प्यार से समझाने लगी कि इलियास अभी इस काबिल नहीं है कि अपनी जायदाद का खुद ख्याल रख सके। मैंने खाला से कहा कि मैं उसकी बीवी होने की हैसियत से उसकी हर चीज का ख्याल रख सकती हूँ। अगर वो सीधी तरह से मेरी बात नहीं मानेंगी तो मैं अभी उसी वक्त पुलिस के पास चली जाऊंगी। मेरे बाप ने मुझे धमकाना चाहा तो मैंने अपने बाप से कहा कि आप भी अभी और इसी वक्त मेरा घर खाली कर दें, आपके लिए यही बेहतर है, वरना मैं आपको भी इस जुर्म में गिरफ्तार करवा सकती हूँ कि आपने कम उम्र बच्चे से मेरी शादी जबरदस्ती करवाई है। मेरे बाप के वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं उनसे इस तरह बात कर सकती हूँ या इस तरह पेश आ सकती हूँ। घर खाली करने के नाम पर तो उनकी हालत खराब हो गई। इलियास की खाला और मेरा बाप पुलिस का नाम सुनकर डर गए थे। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। न जाने आज मेरे अंदर कहां से इतनी हिम्मत आ गई कि मैं उनके खिलाफ डटकर खड़ी हो गई थी और वो दोनों खुद ही पसपाई का शिकार हो गए थे। खाला ने मुझे यकीन दिलाया कि वो फौरन इलियास की जायदाद उसके नाम कर देंगी। मैंने अपने बाप से कहा कि वो अपनी बीवी को लेकर मेरा घर 1-2 दिन में ही खाली कर दे, क्योंकि मैं अपनी माँ के घर में किसी दूसरी औरत को उनकी जगह पर नहीं देख सकती। खाला जो एक जवान और हसीन औरत थी, उसने लालच की खातिर मेरे बाप जैसे बूढ़े से शादी कर ली और मुझे अच्छे से मालूम था कि उस घर से निकलने के बाद वो मेरे बाप को भी छोड़ देगी और मेरे बाप जैसे लोगों के लिए यही सजा होनी चाहिए। 2 दिन बाद मेरा बाप और इलियास की खाला मेरा घर छोड़कर चली गई और इलियास की जायदाद भी वापस उसके नाम हो गई थी। मैंने इलियास को यकीन दिलाया कि मैं उसका पूरी तरह ख्याल रखूंगी और जब वो इस काबिल हो जाएगा कि वो अपनी जिंदगी का फैसला खुद करेगा। इलियास ने मुस्कुराकर मेरा हाथ पकड़ा था। वो कह रहा था कि वो जिंदगी भर मेरा साथ रहेगा। मेरी जरा सी हिम्मत ने हम दोनों कमजोरों की जिंदगी में रोशनी भर दी। इंसान जब तक जुल्म
जालिम के खिलाफ डट कर खड़ा नहीं होता, जालिम उस पर हुक्मरानी करता रहता है। और जब इंसान अपने खौफ से निकलकर जालिम की कमर तोड़ना चाहता है तो ये उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं होता। इलियास ने अपनी तालीम मुकम्मल करके अपनी बाप की छोड़ी हुई जायदाद से कारोबार शुरू कर लिया था और उसने मुझे अपनी बीवी के तौर पर पूरी तरह कबूल कर लिया। मेरी जिंदगी की तमाम कमियों को मुकम्मल कर दिया था। इलियास की खाला कुछ ही अरसे के बाद मेरे बाप को छोड़कर किसी दूसरे अमीर आदमी के साथ भाग गई। जब मेरा बाप रोता हुआ मेरे पास आया और मुझसे माफी मांगी तो मैंने अपने बाप को अपने ही घर में रहने की जगह दे दी थी, लेकिन मेरा और उनका कोई खास ताल्लुक नहीं रहा था। लालच ने उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। और इलियास की खाला जैसी औरतों का भी कोई मसला नहीं होता, उनको भी जिंदगी में सवाए रसवाई और बर्बादी के कुछ नहीं मिलता। आपको क्या लगता है कि मैंने अपने बाप को माफ करके ठीक किया और उसे अपने घर में रहने को जगह दी, या मुझे अपने बाप को माफ नहीं करना चाहिए था? जवाब जरूर दीजिएगा।